बेटा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला एमसीक्यू है वो कह रहा है कॉट इनवर्स एक्स का आंसर बताएं। बेटा कॉट इनवर्स एक्स पूछे या टेन इनवर्स एक्स पूछे, याद रखिएगा एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है जिसे आप याद रखेंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2 के। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2 के। तो अगर बेटे आपको कॉट इनवर्स एक्स का आंसर चाहिए तो आप टेन इनवर्स एक्स को वहाँ शिफ्ट करवा दें, तो टेन इनवर्स एक्स वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह अगर वो टेन इनवर्स एक्स पूछ लेता बेटे तो कॉट इनवर्स एक्स को वहाँ ले जाते, तो बन जाता पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अरे यस। अगला एमसीक्यू है सेक ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2। बेटा पहले कैलकुलेटर से ना ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व किया, साइन इनवर्स माइनस हाफ मालूम किया तो कैलकुलेटर ने जवाब दिया -30। अब -30 का सेक तो निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि आप तो सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं साइन कॉस टेन। तो हम जानते हैं कि सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉस होता है, तो हमने सेक -30 को रेसिप्रोकल करवा दिया तो बन गया 1/cos -30। अब कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू पुट करवाएंगे तो आंसर 2√3/3 या आंसर 2/√3 भी लिखा जा सकता है। मतलब 2/√3 जो है वो उसकी रैशनलाइज फॉर्म नहीं है, तो आंसर दोनों ही आंसर इसके करेक्ट माने जाएंगे क्योंकि दोनों आंसर एक दूसरे की इक्वल है। तो जब भी कभी सेक निकालना हो तो उसको 1/cos में कन्वर्ट करवाया, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करवाई, तो आंसर ये भी करेक्ट माना जाएगा, आंसर ये भी करेक्ट माना जाएगा क्योंकि टेक्निकली दोनों आंसर बराबर ही हैं। अगला है कॉस निकालो साइन इनवर्स 1/√2 का। पहले साइन इनवर्स 1/√2 कैलकुलेटर से मालूम कीजिएगा 45 आंसर आएगा, फिर कैलकुलेटर से बेटे कॉस 45 निकाल लेना तो आंसर आएगा 1/√2। अब 1/√2 लिखें या √2/2 लिखें, दोनों एक ही बात है क्योंकि 1/√2 की जो रैशनलाइज फॉर्म होती है वो √2/2 होती है। अगर आपको डाउट लगे कि पेपर में उसने ये वाला आंसर देने के बजाय ये वाला आंसर दे दिया, तो आप इस आंसर को ना कैलकुलेट कर लेना पॉइंट्स में। तो कैलकुलेटर में जब 1/√2 करोगे तो आंसर आएगा 0.707, और गिवन ऑप्शन में √2/2 हो तो उसका भी आंसर बनेगा 0.707। उसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। अगला बेटा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी। तो कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी ये भी, और इस जैसा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ये सारे मैंने फॉर्मूलाज क्लास में टिक मार्क करवा दिए थे बुक में से। तो ये बुक में से ही आपको सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं। तो सिर्फ मैं कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय b, फिर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 - a² टाइम्स 1 - b²। लेकिन आप फॉर्मूला सारे याद कीजिएगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी भी और टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी भी। अगला एमसीक्यू है टेन इनवर्स माइनस एक्स। बेटे जब भी कभी टेन इनवर्स के साथ वैल्यू -x हो ना तो इस माइनस साइन को शुरू में लिख दिया करो, तो आंसर -10 इनवर्स एक्स बन जाएगा। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि टेन इनवर्स ऑफ -x बराबर होता है -10 इनवर्स एक्स के। क्लियर हो गया। अगला एमसीक्यू है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर। याद रखना बेटा पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सब के सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब रिपीटेड फंक्शन होते हैं। वो अपनी कुछ इंटरवल के बाद अपनी ही वैल्यू को रिपीट कर रहे होते हैं। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद है जनरल सोल्यूशन ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यानी याद रखना बेटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो जनरल सोल्यूशंस होते हैं ना वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। आंसर याद रखिएगा, ठीक है। अगला एमसीक्यू जो आपको याद रखना है वो ये लिखा हुआ है टू सॉल्व एन ऑब्लिक ट्राइंगल। बेटा ऑब्लिक ट्राइंगल का मतलब वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। तो ऐसे ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज़ कर सकते हैं और लॉ ऑफ टेंजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं है, बल्कि ये स्पेशली ऑब्लिक ट्राइंगल के लिए है। ऑब्लिक ट्राइंगल का मतलब वो ट्राइंगल जो 90 डिग्री का नहीं होता। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी लॉज यूज़ कर सकते हैं, तो जो हमने कोर्स में पढ़ी हैं वो तीनों लॉज यूज़ कर सकता है, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट। अब कह रहे हैं अ सर्किल विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा कोई भी सर्किल जो किसी भी ट्राइंगल की तमाम साइड्स को टच करे इंटरनली उसे बोला जाता है इन सर्किल या इंस्क्राइब सर्किल। तो इंस्क्राइब सर्किल कैसा सर्किल होता है? जो सर्किल ट्राइंगल के अंदर बनता है और वो सर्किल ट्राइंगल की हर साइड को इंटरनली टच भी करता है। तो अगर ट्राइंगल के अंदर सर्किल बने तो इंस्क्राइब सर्किल,
अगर सर्किल ट्राइंगल के बाहर बने तो सर्कमस्क्राइब सर्किल, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, इसमें है हाफ एंगल के फॉर्मूलाज में रिवाइज़ नहीं करवा रहे, सारे आपने क्वेश्चंस किताब में पढ़े हुए भी हैं। तो जो हाफ एंगल्स के बेटा जितने फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो सब आपको याद करने हैं, ठीक है। वो 1 बाय 1 में सारे फॉर्मूलाज रिकॉल नहीं करवा रहा, वो सारे लिखे हुए हैं आपके पास। इन रेडियस अगर बोले तो याद रखना बेटा, इन रेडियस का मतलब स्मॉल आर होता है। इन रेडियस का मतलब स्मॉल आर, फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। इन रेडियस का मतलब स्मॉल आर। कह रहे द सर्किल पासिस थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसा सर्किल बेटा जो ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर से गुजरे, तीनों कॉर्नर से पास होता हुआ गुजरे, उसे बोला जाता है सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल या सर्कमस्क्राइब सर्किल, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था। अगर सर्किल ट्राइंगल के बाहर बने तो सर्कम सर्किल, अगर सर्किल ट्राइंगल के अंदर बने तो इन सर्किल या इंस्क्राइब सर्किल। अगला पॉइंट याद रखिएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। किसी भी ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं साइड्स के, वो हमेशा उससे आपको क्या मिलता है, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर किसे बोलते हैं बेटा, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड से जो पॉइंट हासिल होता है उसे बोला जाता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का जिक्र जब भी आए तो राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड याद रखिएगा। रेडियस ऑफ सर्किल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, बेटा सर्कमस्क्राइब सर्किल का जो रेडियस होगा वो सर्कम रेडियस कहलाएगा। ये कह रहे हैं इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी, अगर इन एनी ट्राइंगल कह रहे हैं ए बी सी बराबर किसके है, तो बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कैपिटल आर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा अगर मैं इसको 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये बन जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर टाइम्स ट्राइंगल। यानी ओरिजिनल फॉर्मूला जो कैपिटल आर का था उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए जो नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना। तो ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा, 4 टाइम्स कैपिटल आर एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर हो गई बात। अगला एमसीक्यू याद रखिएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। जब भी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स आए बेटा तो उसके लिए आप याद रखेंगे वो कहलाता है इन सेंटर। इन सेंटर हमेशा कैसे हासिल होता है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, जबकि राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड जो होता है वो सर्कम सेंटर होता है। तो सर्कम सेंटर को इन सेंटर से मिक्सअप नहीं कीजिएगा। जब सर्कम सेंटर बोलेगा तो राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, जब इन सेंटर बोलेगा तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। सर्कम रेडियस बराबर किसके होता है बेटे, तो सर्कम जैसे इन रेडियस स्मॉल आर होता था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस, तो सर्कम रेडियस होता है कैपिटल आर। इसके लिए फॉर्मूला वही है बेटा, ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमने क्लास में पढ़ा भी है। अब कह रहे हैं इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर। बेटा इन तीनों का रेशो हमेशा याद रखिएगा 1:2:3 होता है। लेकिन ख्याल रखना कहीं एमसीक्यू में वो उसको घुमाना दे, आगे पीछे ना कर दे। मतलब अगर स्मॉल आर है तो उसके लिए रेशो 1 है, कैपिटल आर है तो 2 है, और R1 है तो 3 है। तो अगर वो कंफ्यूज करने के लिए R1 आखिर को उठा के पहले लिख दे और R को उठा के आखिर में लिख दे तो 3 और 1 की पोजीशन भी बदल देना। तो ये पोजीशन याद रखना आपके लिए ज़रूरी है कि स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो स्मॉल R1 ये बराबर होगा 1:2:3। बेटा ये MCQ जारी बात है काफ़ी तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी बेटे, जहाँ पर वो सारे फार्मूलाज जो आपने क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में अप्लाई किए हैं, मेरे हिसाब से बेटा वो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस साल के लिए। कि वो स्क्वायर रूट के अंदर sin α/2 का फार्मूला पूछ ले, cos α/2 का फार्मूला पूछ ले, tan α/2 का फार्मूला पूछ ले, या अलाइड एंगल्स के जो आपको शॉर्टकट्स बताए थे मैंने कि tan 180 + थीटा का कैसे आप एक ही स्टेप में आंसर निकालेंगे। याद है जहाँ पे को लगाना था कहीं पे को हटाना था, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। sin α + β का फार्मूला, sin α - β का फार्मूला, sin u + sin v, sin u - sin v। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो ज़्यादातर बेटा क्वेश्चंस बनते हैं वो थ्रू फार्मूलाज ही बनते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि फार्मूलाज को बेटा एक नज़र जितना मैक्सिमम देख के जा सकते हैं। ज़ाहिर बात है बेटा सारे फार्मूलाज तो याद करना एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट आसान नहीं है, बट जितना मैक्सिमम मेहनत कर सकते हैं वो करके आप फार्मूला ज़रूर याद करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू।